हेलो एवरीवन। तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने लेजिस्लेटिव रिलेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस देखे थे। तो आज हम इस वीडियो में फाइनेंशियल रिलेशंस देखेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फाइनेंशियल रिलेशंस आर्टिकल 268 से लेके 293 तक पढ़ेंगे। हम हर एक आर्टिकल कवर नहीं करेंगे, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आर्टिकल 268 से लेके 270 तक उन टैक्सेस की बात करते हैं जो सेंटर लेवी करता है। लेवी का मतलब होता है टैक्स के रेट और टैक्स रिलेटेड लॉ सेंटर बनाता है। अब शेयर वो स्टेट के साथ करता है और कुछ टैक्सेस स्टेट भी कलेक्ट करता है। तो स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 268 ये कहता है सेंटर विल लेवी द टैक्स, मतलब सेंटर रेट भी डिसाइड करेगा और लॉ भी बनाएगा। स्टेट कलेक्ट करेगा और पैसा जो कलेक्ट करेगा वो स्टेट के पास ही रखे जाएंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि स्टैम्प ड्यूटी, ये सेंटर लेवी करता है लेकिन कलेक्शन स्टेट करता है और पैसा भी स्टेट ही रखता है। अब आप समझो स्टैम्प ड्यूटी होती क्या है। ये एक टैक्स है जो तब लगता है जब कोई लीगल डॉक्यूमेंट बनता है या फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है। ये टैक्स डॉक्यूमेंट को लीगली वैलिड बनाने के लिए लगता है। अब आप ऐसा सोचिए कि अगर महाराष्ट्र में कोई घर खरीद रहा है, स्टैम्प ड्यूटी का रेट पार्लियामेंट ने फिक्स किया है तो पूरे देश में एक जैसी रहेगी, लेकिन ये ड्यूटी महाराष्ट्र के सब रजिस्ट्रार ऑफिस में कलेक्ट होती है और वही पैसा महाराष्ट्र सरकार के खाते में भी रहता है। तो सेंटर को 1 रुपए भी नहीं जाता। क्यों? क्योंकि ट्रांजैक्शन महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, काम भी महाराष्ट्र के ऑफिस ने किया है, इसलिए रेवेन्यू भी महाराष्ट्र का है। तो आर्टिकल 268 आए तो याद रखना, इसमें वो टैक्सेस हैं जो सेंटर लेवी करता है पर कलेक्शन स्टेट करता है और जो भी पैसा कलेक्ट किया वो रखता भी स्टेट ही है, सेंटर को 1 रुपए भी नहीं देता है। अब नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 269। ये कहता है टैक्स सेंटर लेवी करेगा, अब कलेक्ट भी सेंटर ही करेगा, लेकिन जो पैसा कलेक्ट किया है वो स्टेट को दे देगा। तो आर्टिकल 269 में सेंटर लेवी भी करेगा और कलेक्ट भी करेगा, लेकिन पूरा पैसा स्टेट्स को असाइन कर देता है। अब इसमें ऐसे कौन से टैक्स आ गए? आप सोचेंगे कि सेंटर ने कलेक्ट भी किया और लेवी भी किया पर स्टेट को दे दिया, तो एग्जाम्पल दो। तो इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स पे लगने वाले टैक्सेस, जैसे कि एक कंपनी गुजरात में कॉटन बनाती है और उसे तमिलनाडु को बेच देती है। अब बनाया उसने गुजरात में है लेकिन बेचा उसने तमिलनाडु में है, तो अब इस पे टैक्स कैसे डिसाइड होगा? कौन सी स्टेट लेगी टैक्स, कौन सी नहीं लेगी? तो ये लड़ाई ना हो और इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए पार्लियामेंट यानी कि सेंटर ये न्यूट्रल पार्टी की तरह बिहेव करता है और एक टैक्स डिसाइड करता है जो जाता है डेस्टिनेशन स्टेट को। डेस्टिनेशन स्टेट मतलब जहाँ पे प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा हो। ये टैक्सेस सारे इकोनॉमिक्स के जो हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे। आप बस इतना याद रखना, आर्टिकल 269 में ऐसे टैक्सेस हैं जो सेंटर लेवी भी करेगा और कलेक्ट भी करेगा, बस पैसा स्टेट को दे देगा। रिकैप करते हैं 2 आर्टिकल्स। आर्टिकल 268 ऐसे टैक्सेस जो सेंटर लेवी करेगा पर कलेक्ट स्टेट करेगा और सारा पैसा स्टेट ही रखेगा। एग्जाम्पल हो गया था स्टैम्प ड्यूटी जैसे टैक्स। दूसरा आर्टिकल था आर्टिकल 269 जिसमें टैक्सेस सेंटर कलेक्ट भी करेगा और लेवी भी करेगा पर पूरा पैसा स्टेट्स को दे देगा। यहाँ पे एग्जाम्पल आता है इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स वाले टैक्सेस, मतलब एक स्टेट में प्रोडक्शन हो रहा हो, किसी कंपनी में प्रोड्यूस करी हो गुड्स और वो बेचती दूसरी स्टेट में है, तो ऐसे टाइम में डिसाइड करने के लिए कि किस स्टेट पे टैक्स लगाया जाए वो सेंटर करता है। अब आता है आर्टिकल 270। इसमें भी ऐसे टैक्सेस हैं जो कि सेंटर लेवी भी करेगा और कलेक्ट भी करेगा, पर इस बार जो पैसा है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच डिस्ट्रीब्यूट होगा एक फिक्स्ड परसेंटेज के हिसाब से। अब वो फिक्स्ड परसेंटेज कौन बताएगा? वो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। और इसमें कौन से टैक्सेस आएंगे? तो एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, यानी कि सारे डायरेक्ट टैक्सेस। नेक्स्ट है आर्टिकल 275। 275 आर्टिकल बात करता है ग्रांट्स इन एड की। इसमें स्टैच्यूटरी ग्रांट्स देते हैं। स्टैच्यूटरी का मतलब होता है जो लॉ से डिसाइड की जाती हैं।
तो पार्लियामेंट ये ग्रांट्स उन स्टेट्स को देता है जिन्हें ज़्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, मतलब जो स्टेट्स अपने रेवेन्यू से अपना खर्चा पूरा नहीं कर पाते। और इसके अंदर एक स्पेशल क्लॉज भी है जो कहता है कि सेंटर स्पेसिफिकली शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए भी ग्रांट्स दे सकता है। तो आप आर्टिकल 275 से याद रखना, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स और शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज के वेलफेयर के लिए भी ग्रांट्स दे सकता है। फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि कितनी ग्रांट्स देनी है और इनके ऊपर कोई कंडीशन नहीं होती है, स्टेट्स अपनी मर्जी के अनुसार खर्च कर सकता है। अब याद रखना आर्टिकल 279A ये जीएसटी काउंसिल के बारे में बताता है। जीएसटी काउंसिल जीएसटी से रिलेटेड हर एक बात डिसाइड करती है, यानी कि जब जीएसटी कलेक्ट होता है तो जीएसटी का पैसा कितना स्टेट और सेंटर में डिवाइड होगा, ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करेगी। अब आता है आर्टिकल 280 जो है फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड। तो आर्टिकल 280 से हम फाइनेंस कमीशन याद रखेंगे। फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। और फाइनेंस कमीशन का काम है ये सेंटर के जो पूरे टैक्स रेवेन्यू जैसे कि इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, इन सब से जो आया हुआ पैसा है वो सेंटर और स्टेट के बीच में कैसे डिसाइड करेंगे, ये फाइनेंस कमीशन बताता है। तो आर्टिकल 279A से हमने पढ़ा था जीएसटी काउंसिल, जो सिर्फ जीएसटी से रिलेटेड टैक्सेस कैसे डिवाइड होंगे सेंटर और स्टेट के बीच वो बताएगा। और 280 में हमने पढ़ा है फाइनेंस कमीशन, ये सेंटर के जो पूरे टैक्स रेवेन्यू जो कि इनकम टैक्स या फिर कॉरपोरेशन टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड जो भी पैसा सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होगा ये फाइनेंस कमीशन बताएगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 282। आर्टिकल 282 भी ग्रांट्स की बात करता है, पर यहाँ पर डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स होती हैं, मतलब सेंटर डिसाइड करता है कौन सी स्कीम के लिए कितना और कब पैसा देना है, कोई फिक्स्ड फॉर्मूला नहीं है। 275 में हमने स्टैट्यूटरी ग्रांट्स पढ़ी थी, मतलब लॉ से डिसाइड हो रहा था और फाइनेंस कमीशन बता रही थी। 282 डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स हैं, ये सेंटर अपनी मर्जी से कब और कौन सी स्कीम के लिए कितना पैसा देना ये डिसाइड करती है। और यहाँ पर कंडीशन भी होती है, सेंटर कहता है ये पैसा सिर्फ एक स्पेसिफिक स्कीम के लिए ही यूज़ होगा, जैसे कि अगर पैसा दिया फिर बोलेगा ये सिर्फ आप हेल्थ स्कीम के लिए ही यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, वो है आर्टिकल 293। इसमें स्टेट्स के बोरोइंग पावर की बात की गई है, यानी स्टेट्स लोन ले सकता है या नहीं। तो आर्टिकल 293 कहता है स्टेट्स खुद लोन ले सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने पहले से ही सेंटर का लोन लिया हुआ है और वो अभी तक पेंडिंग है तो नया लोन लेने से पहले सेंटर की कंसेंट यानी परमिशन चाहिए पड़ेगी, क्योंकि अगर वो डिफ़ॉल्ट करेगा तो उसका असर पूरे देश की फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी पे पड़ता है। तो आर्टिकल 293 से याद रखना स्टेट्स का बोरोइंग पावर है, जिसमें अगर स्टेट्स ने पहले से लोन ले रखा है तो वो सेंटर की परमिशन के बिना लोन नहीं ले सकता है। अब रिकैप करते हैं। आर्टिकल 268 में ऐसे टैक्सेस हैं जो कि सेंटर लेवी करेगा बट कलेक्ट और उन्हें रखेगा कौन? स्टेट्स रखेगा। आर्टिकल 269 में ऐसे टैक्सेस हैं जो सेंटर लेवी करेगा और कलेक्ट भी करेगा, पर सारा पैसा स्टेट्स को असाइन कर देगा। फिर आता है आर्टिकल 270, इसमें ऐसे टैक्सेस हैं जो कि सेंटर लेवी करेगा, कलेक्ट करेगा और पैसा सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 275 जिसमें स्टैट्यूटरी ग्रांट्स की बात की गई है, यानी कि ये पार्लियामेंट लॉ से डिसाइड करता है कौन से स्टेट को पैसा देना है, स्पेशली वीकर स्टेट्स को दिया जाता है और फाइनेंस कमीशन बताती है। फिर आता है आर्टिकल 279A, मतलब कि 279A जो कि जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड है। फिर आता है आर्टिकल 280, ये फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड है। फाइनेंस कमीशन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है और हर 5 साल में बनाई जाती है। फिर आता है आर्टिकल 282 जो कि डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स की बात करता है। सेंटर अपनी मर्जी से डिसाइड करता है कौन से स्टेट को कब और कितना पैसा देना है, और ये कंडीशनल ग्रांट्स होती हैं, मतलब सेंटर बोलता है स्टेट से ये पैसा एक स्पेसिफिक स्कीम में ही यूज़ करना। लास्ट था आर्टिकल 293, ये स्टेट्स की बोरोइंग पावर की बात करता है।
स्टेट्स लोन ले सकती हैं, पर अगर स्टेट्स ने पहले से ही सेंटर से लोन ले रखा हो तो नया लोन लेने से पहले उन्हें सेंटर की परमिशन लेनी पड़ती है। तो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू।